नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी 2 दिन पूर्व 19 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को संपन्न कराया गया है और लगभग आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपने इसमें भाग लिया होगा या आगे आप भाग लेने के इच्छुक होंगे। तो उसी संदर्भ में आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए अपनी संस्था की तरफ से उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आप जानते हो, हम लोगों ने आंसर शीट आप तक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पहुंचा दी है, लेकिन आंसर शीट के अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चंस को, उसमें जो प्रश्न आए थे उनकी प्रकृति को समझने का प्रयास करें। मैं आज आपसे बात करूंगा हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के उन खंडों की जो मूलतः जुड़े हुए हैं आयोग से, 10th यूनिट से और राजनीतिक व्यवस्था से। राजनीतिक व्यवस्था में चाहे वो भारत के संविधान से और भारत की राजनीति से आने वाले प्रश्न हो या फिर वो मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए प्रश्न हो। तो कुल मिलाकर आज की जो क्लास होने वाली है या आज का जो हमारी डिस्कशन होने वाला है वो इस मुद्दे पर है कि पेपर में पॉलिटी और कमीशंस से जो क्वेश्चंस आए वो उनका एक हल क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछे गए या उन क्वेश्चंस के को हल करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी होनी चाहिए थी। चूंकि पेपर हो चुका है, आप सभी ने परीक्षा दे ली है, लेकिन एक और सवाल तो मन में उठता है ना कि क्या सिर्फ किताब पढ़कर इनके आंसर दिए जा सकते थे या कुछ लॉजिकल और दूरदर्शी क्षमताएं भी हमें होनी चाहिए कि हम ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर सकें। तो आज इसी पर क्लास है, तो इसी की बात करेंगे हम। देखिए, मैं पहले आपको कुछ बेसिक्स बता दूं कि जो परीक्षा हुई है उसमें कुल 21 क्वेश्चन, जितना मैंने समझा है 21 क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटी और कमीशन से आए हैं। इसमें 9 क्वेश्चन, इन 9 क्वेश्चन में मैं सीएजी को भी रख रहा हूं, तो कुल 9 क्वेश्चन कमीशन से हैं जिनमें सीएजी भी शामिल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो सीएजी है वो हमारा 10th नंबर की यूनिट में है, कमीशन वाली यूनिट में है। तो 9 क्वेश्चन वहां से आए और कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन जो हैं वो आए हमारे पॉलिटी वाले खंड से। उसमें भी 2:1 का रेशो है। 8 क्वेश्चन वो हैं जो भारत के संविधान या भारत की राज व्यवस्था से हैं, जबकि 4 क्वेश्चन साधारण से जो पूछे गए हैं वो मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था से पूछे गए हैं। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को जानते हैं, इनके उत्तर क्या हो सकते हैं, इनके लिए हमें क्या रणनीति रखनी चाहिए थी, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास सेट है पेपर का वो है बी नंबर का, और अगर उसी के अकॉर्डिंग चले हम तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें मिलता है पॉलिटी वाले खंड से या कमीशन वाले खंड से वो मिलता है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। मैं आपको क्वेश्चन बोल के बताऊंगा, साथ ही उनके जो आंसर हो सकते हैं हम बोर्ड पर जितना हो सकता है उसको लिखेंगे। उद्देश्य यही रहेगा कि आप सारी बात को समझ पाओ और आप अपने उत्तरों को उससे ठीक से मिला भी सको, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 सेट नंबर बी में जो पूछा गया है वो पूछा है जो आयोग द्वारा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में कौन शामिल है। यानी पहले क्वेश्चन ये पूछा है कौन शामिल है, इसका मतलब है कि समिति में एक से अधिक लोग रहते होंगे। अब आयोग के अकॉर्डिंग हम देखें तो उन्होंने 4 महानुभावों के नाम इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष, ये उनका पहला विकल्प है। दूसरा उन्होंने माना है राज्यपाल यानी गवर्नर। तीसरा है नेता प्रतिपक्ष। और चौथे नंबर का है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ये बड़ा साधारण सा क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें ये पहला ही क्वेश्चन पीएससी ने ऐसा पूछ लिया इस सेट के अकॉर्डिंग जहां हो सकता है थोड़ी सी दुविधा आपको हो, और होगी भी, क्योंकि आपको पता है राज्य मानव अधिकार आयोग की सदस्यों की या अध्यक्ष की जब नियुक्ति होती है तो नियुक्ति गवर्नर करता है। तो ठीक है भाई, गवर्नर तो हो नहीं सकता,
उस समिति में गवर्नर नहीं हो सकता, है ना। तो उस समिति में होता कौन है? उस समिति में एक तो होता है मुख्यमंत्री यानी सीएम, इसके अलावा होता है होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, इसके अलावा होता है विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है और नेता प्रतिपक्ष भी होता है। ठीक है, ये 4 लोग होते हैं अमूमन। लेकिन आयोग के को अगर हम ठीक से पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद भी है, तो अगर राज्य में विधान परिषद भी है तो विधान परिषद का अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हो जाता है। लेकिन यहां पर सीधे उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखें तो इस समिति में कहीं भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो नहीं है, यानी विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों हैं, जैसा मैंने लिखा भी है। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष दोनों ही जो है वो इस समिति में होते हैं, जो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश आप देखिए कि यहां तो इन्होंने लिख दिया विधानसभा अध्यक्ष, ये बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें नेता प्रतिपक्ष भी है। अब नेता प्रतिपक्ष कायदे से समिति में तो है, तो अब देखते हैं आयोग इस पर क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि यहां 2 चीजें बन सकती हैं। एक तो नेता प्रतिपक्ष समिति में है तो आंसर एक से अधिक सही हो सकते हैं, लेकिन आयोग यह भी कह सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के आगे हमने विधानसभा नहीं लगाया है, यह हो सकता है लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष हो, राज्यसभा का हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट जो आंसर है वो है विधानसभा अध्यक्ष। अब आगे आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है, एक से अधिक उत्तर मानता है या विधानसभा अध्यक्ष को ही उत्तर मानता है, वो अलग बात है, लेकिन जिसने विधानसभा अध्यक्ष आंसर माना है उसका बिल्कुल सही है, उसे बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 2 आंसर भी माने गए तो भी ये सही होगा, एक आंसर भी माना गया तो भी ये सही होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जो सेट बी में था। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है ये भी कमीशन से 7वें नंबर पे है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, यानी कि ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए है तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन, सीधा पूछा है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, लेकिन अमूमन जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस कमीशन को, इस बात को, तो वो पढ़ते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें अंग्रेजी का पोर्शन पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। उसमें लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अधिकारी सामान्यतः ऑफिसर कहलाता है, लेकिन चुनाव आयोग में जो होते हैं वो आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसी एक्ट में यह भी लिखा हुआ है जिसके तहत मध्य प्रदेश जो निर्वाचन आयोग बना है या कोई किसी भी राज्य का निर्वाचन आयोग बनता है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन या मुख्य चुनाव अधिकारी भी कहा जा सकता है। अगर आप ये बात जानते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सीधी सी बात है, इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और गृह मंत्री, ये 4 ऑप्शन है। आप अगर आपका पेपर सामने रखकर बैठे होंगे तो इसको देख पा रहे होंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति और गृह मंत्री। तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर ए हो जाएगा, गवर्नर यानी राज्यपाल। क्योंकि राज्य की लगभग जितनी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनमें नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। जो संवैधानिक संस्थाएं नहीं है यानी जो सांविधिक है या संविधानेतर है, उनमें कुछ की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, राज्य सरकार भी करती है। लेकिन संवैधानिक जितने आयोग हैं, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग हो, राज्य वित्त आयोग हो, ये सब संवैधानिक आयोग हैं। इनका उल्लेख संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको समझ भी गए होंगे। इसी प्रकार हम और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पॉलिटी या आयोग वाले खंड से, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी लगातार इस सेट में तीसरा क्वेश्चन है जो आयोग से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेट बी का है ना, आपके पास जो भी सेट है आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप तो क्वेश्चंस को समझिए, फिर आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो कि आपने किस प्रकार से किया है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, या तीसरा क्वेश्चन जो है, वो ये बताता है, ये पूछता है आपसे कि कुछ कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग से संबंधित, है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक से अधिक विकल्प हैं और आपको उनको चुनना है। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैं इनके की पॉइंट लिखूंगा ताकि आप और हम जान पाएं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। पहला कथन ये लिखा हुआ है कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर वेतन मिलता है। यानी पहले में बात की गई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन की, जो किसके बराबर मानी गई है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा उन्होंने ये पूछा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, दोबारा उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की और ये बोली कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। यानी या तो काम करते हुए से 6 वर्ष हो जाएं या इसकी उम्र 65 हो जाए, इस दौरान तक ये अपने पद धारण कर सकता है। दूसरा कथन ये है। और तीसरा कथन ये है, तीसरा कथन किससे है, 2 कथन तो किससे थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तीसरा कथन है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो अगर उनको इस्तीफा देना है, त्याग पत्र देना है किसी समय, तो वो अपना इस्तीफा किसको सौंप देंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, है ना। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना जो इस्तीफा या त्याग पत्र है वो किसको सौंप देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अब पीएससी आपसे जानना चाहता है कि इनमें से कौन कौन सी बातें सत्य हैं। तो देखिए, बड़ा सिंपल है, ये वाला खंड एकदम सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है न्यायाधीश कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता तो मामला गड़बड़ हो जाता, है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन उस न्यायाधीशों से और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों से अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन बराबर है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चाहे इलेक्शन कमीशन के सदस्य हो या अध्यक्ष हो, उनका कार्यकाल यही है। जैसे अगर वो 50 वर्ष की आयु में बन जाते हैं आयुक्त तो वो 56 वर्ष तक रहेंगे, लेकिन अगर वो 64 वर्ष की आयु में बनते हैं तो वो 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे। कुल मिलाकर इन 2 शर्तों में से कोई शर्त ऊपर नहीं निकलनी चाहिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपना इस्तीफा देते हैं या अपना त्याग पत्र देते हैं। इस बात में दम नहीं है, क्योंकि मुख्य जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है उसमें साफ साफ लिखा है कि ये बहुसदस्यीय एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। 1993 से संविधान बहुसदस्यीय हो गई और उसमें लिख दिया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा अगर उसे बीच में कोई कारण से पद छोड़ना है। उसी प्रकार अन्य निर्वाचन आयुक्त भी अपना जो इस्तीफा है वो अपने हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को सौंपेंगे, लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सौंपेंगे। इस लिहाज से ये गलत हो जाता है। तो हमारा जो आंसर बचता है वो बचता है बी नंबर वाला, यानी कथन 1 भी सही है और 2 भी सही है, यानी बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन तो एक प्रकार से बोनस होते हैं। जो भी स्टूडेंट सीरियसली पढ़कर जाता है उसे इन क्वेश्चनों में कहीं दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो इतनी चीजों को समझ के जाता है। कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं जो पीएससी स्पेशली डिजाइन करता है, जो सामान्यतः किसी किताब और एक्ट में नहीं होते, उनकी बात भी करेंगे अभी हमें ना, लेकिन इन क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब एक मजेदार क्वेश्चन बताते हैं, शायद आपको कुछ नया जानने मिले। इसी कड़ी में सेट बी में जो 90 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं आप क्वेश्चंस पर उतना परेशान मत हो, आपके सेट में जो नंबर हो आप देख लेना, आप तो समझिए। इसमें क्वेश्चन पूछा है एमपीपीएससी से, उस संस्था से जो ये परीक्षा करा रही है, उस संस्था से जिसके तहत आप अपनी नियुक्ति चाहते हो, चयन चाहते हो, है ना। उस संस्था के बारे में पूछा गया है कि जो एमपीपीएससी है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं। अमूमन आप देखोगे, अभी आप किताब में देखोगे या सामान्यतः किसी साइट पर देखोगे तो आपको उन्हीं सदस्यों के नाम बताए जाएंगे जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं।
क्योंकि हर संस्था में एक अध्यक्ष तो होता ही है। बात आ रही है यहां सदस्यों की, लेकिन यहां एक देखने वाली बात है जो आपको सीखनी चाहिए, वो ये है कि कोई भी स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो या जॉइंट पीएससी हो, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं और संविधान में इनका गठन बताया गया है आर्टिकल 315 में, कि आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी और हर राज्य का लोक सेवा आयोग बनेगा। यानी हमारा एमपीपीएससी भी आर्टिकल 315 के तहत बना है। तो चाहे एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इनको आप अगर देखोगे तो कहानी ये मिलती है कि दोनों में अधिकतम मेंबर 10 माने जाते हैं। मैं एमपीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट पीएससी की बात कर रहा हूं। एक्ट में जो आर्टिकल 315 है, वहां किसी राज्य का नाम नहीं है, सिर्फ लिख दिया राज्य के लोक सेवा आयोग। तो एक राज्य के लोक सेवा आयोग में अधिकतम 10 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास भी तो कुछ शक्तियां हैं। आर्टिकल नंबर 309 शक्तियां देता है संसद को और राज्य विधानमंडलों को कि वो अपने राज्य के लोक सेवाओं के लिए या केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग के लिए कि नियम या विनियम निर्धारित कर सके। उसी के तहत एमपी गवर्नमेंट ने 1973 में एक रेगुलेशन बनाया, उसका नाम था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एमपीपीएससी कंडक्ट ऑफ सर्विस रेगुलेशन यानी विनियमन 1973। ये एक प्रकार का विनियमन है और यह बताता है कि अधिकतर एमपीपीएससी में कितने मेंबर हो सकते हैं। इसके सेक्शन नंबर 1, 2 और 3 को देखोगे तो 3 नंबर का जो सेक्शन है, आपको पता है पहले और दूसरे सेक्शन में हमेशा उस एक्ट का या नियम का नाम होता है और दूसरे में वो कहां तक लागू है ये बताया जाता है। सेक्शन नंबर 3 को पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 3 में यही लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेंबर। तो नंबर ऑफ मेंबर के आगे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं कितने, 7 हो सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो 9वें नंबर का क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन थे 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य या 7 सदस्य। तो कायदे से आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर वाला, क्योंकि डी नंबर पे लिखा हुआ है 7 मेंबर, है ना। तो याद रखना यूपीएससी में अधिकतम 10 मेंबर हो सकते हैं, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग में अधिकतम 10 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर राज्य लोक सेवा आयोग के लिए उस राज्य की सरकार कोई नियम या विनियमन तैयार कर दे तो वो मेंबर की संख्या निश्चित हो सकती है। हमारी गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने ये 7 कर दी है। कोई गवर्नमेंट 4 कर सकती है, कोई 5 कर सकती है, लेकिन 10 से ऊपर तो नहीं होंगे। और जो गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल्स या रेगुलेशन नहीं लाती, वहां नियम यही चलता है कि एक अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 10 सदस्य होंगे, जो कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 315 है उसमें वर्णित भी है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बनाने में आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी, आपने बड़े आसानी से बना लिए होंगे। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया आयोग वाले सेक्शन में ही सीएजी की बात की गई है ना। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सीएजी से, यानी इस सेट के अकॉर्डिंग 10वें नंबर का क्वेश्चन सीएजी से पूछा गया है। और सीएजी से यह पूछा गया है कि जो सीएजी है यानी हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और आप ये बात जानते हो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक वर्णित है। तो सीएजी जो इस संस्था, जो एक संस्था है, उसमें जो व्यक्ति है जिसको हम सीएजी बोलते हैं, पूरी संस्था में जो हेड कहलाता है वो सीएजी कहलाता है ना। भारतीय लेखा एवं लेखा विभाग का जो हेड होता है वो सीएजी कहलाता है। ये सीएजी का वर्णन 148 से 151 तक है, यानी ये संवैधानिक संस्था है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ये पूछा गया है इसके बारे में कि अगर इस व्यक्ति को छुट्टी लेनी हो, है ना, हर व्यक्ति अपने जीवन में छुट्टी चाहता है, काम करते करते थक जाता है या और कोई सामाजिक या दूसरे उसके काम हो, आवश्यकताएं हो, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया पीएससी ने कि उसकी छुट्टी मंजूर कौन करेगा। या क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित है, यानी छुट्टी दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती, है ना। हर व्यक्ति का एक बॉस तो होता ही होता है। यहां सीएजी की बॉस की बात हो रही है ना। हालांकि सीएजी का कोई बॉस नहीं होगा, सीएजी अपने आप में एक बॉस है, लेकिन फिर भी सीएजी के संदर्भ में 4 ऑप्शन है, उनकी बात करते हैं। एक तो दिया है वित्त मंत्री,
दूसरा दिया है राष्ट्रपति, तीसरा दिया है भारत का प्रधानमंत्री पीएम, और चौथा दिया है भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई। अब आप मान लीजिए आपने क्वेश्चन कभी पढ़ा भी नहीं है, तो भी आप ये देख सकते हो कि ये तो होगा ही नहीं, सीजेआई का तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। फिर आप ये जानते हो कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और बहुत हद तक जो सेवा शर्तें निर्धारित करने की क्षमता है वो भी राष्ट्रपति में है। उनमें एक छुट्टी वाली भी हो सकती है। तो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते, क्योंकि इनके विभागों के जो लेखे होते हैं वो भी सीएजी जांच करता है। तो सीएजी की छुट्टी के लिए इन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए जो नियुक्ति करता है वही इसकी छुट्टी को मंजूर या नामंजूर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो, किसी और अधिकारी के संदर्भ में ऐसा हो, लेकिन सीएजी के संदर्भ में ऐसा ही है। और आप आर्टिकल नंबर 148 को पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सीएजी की नियुक्ति के बाद में उसकी जो विशेष उसको सुविधाएं मिलने वाली हैं, वेतन भत्ते मिलने वाले हैं, अलाउंस मिलने वाले हैं, छुट्टियां मिलने वाली हैं, उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। तो छुट्टियां मिलने या ना मिलने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति। तो इसमें तो लगभग हर वो बच्चा जो पढ़कर गया होगा उसे दिक्कत नहीं आई होगी। इसमें कहीं कोई फंस सकता था, क्योंकि चूंकि हम एमपीपीएससी को देखते हैं कि वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो हमें एक एक आर्टिकल को बहुत अंदर होकर नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे 148 को आप पढ़ोगे तो 2 दिन पढ़ते रहिए फिर, लेकिन इतना संभावना नहीं है, न इतनी आवश्यकता है। तो जो बच्चे पढ़ कर गए होंगे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी कब दिक्कत हो सकती थी? जब ऑप्शन में संसद भी दे देता या केंद्र सरकार दे देता। अगर एक ऑप्शन संसद या केंद्र सरकार होती तो फिर मान के चलिए कि चाहे किसी ने कितना भी पढ़ा हो कि एक बार तो डर मन में आ ही जाता कि ये संस्था होगी, ये संस्था होगी। तो वहां पर सोचने वाली बात हो सकती थी, वहां केंद्र सरकार भी विकल्प हो सकता था, क्योंकि ये सारे सेवा शर्तें बनाती तो केंद्र सरकार ही है संसद के माध्यम से। लेकिन चूंकि ये ऑप्शन में थे नहीं, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही अथॉरिटी है कि वो छुट्टी को मंजूर या नामंजूर करे। ये सब निर्धारित करते हैं कि कितने दिन की छुट्टी होगी और छुट्टी कौन देगा। छुट्टी देने वाले का नाम राष्ट्रपति है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ लिया है, लगातार पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं इस सेट में। 11वें नंबर का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है, संविधान का एक आर्टिकल है 51A, या हिंदी में का लिखा हुआ है, आप जानते हैं। इसमें मूल कर्तव्य वर्णित हैं, आपने ये सब पढ़ रखे होंगे। ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, हम तो उस पर आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर्टिकल 51 खा के उपबंध के तहत प्रयुक्त 2 शब्द हैं, एक तो पालन और दूसरा है आदर। शब्द किससे संबंधित हैं? यानी आपको पता है हमारे पास जो 11 मूल कर्तव्य हैं, और उन 11 मूल कर्तव्यों में से इन्होंने 4 के ऑप्शन लग दिए हैं। जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूं, पहला लिख दिया है संविधान, ए नंबर पे लिख दिया है संविधान, बी नंबर पे लिख दिया है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, तीसरा सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं, और चौथा लिख दिया है प्राकृतिक पर्यावरण। अब इन सबको जिसने पूरा पढ़ा होगा वहां बात क्या आ जाएगी कि इनमें कहां पालन शब्द आता है और आदर शब्द आता है। जैसे मैं पहले उन ऑप्शंस की बात कर लूं जो उनका उत्तर नहीं है, तो आप और क्लियर समझ पाओगे। जैसे डी नंबर पर लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण से, तो प्राकृतिक पर्यावरण का पालन करें, आदर करें, ये बात जमती नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, ये अच्छी बात होती, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। ऐसे ही पूछा है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं, तो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का पालन करें, आदर करें, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे, उनका महत्व समझे, उन्हें जीवन में उतारें, ना कि पालन और आदर करें, है ना। इसी प्रकार भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता का पालन करें, आदर करें, ये भी नहीं। एकता, अखंडता, प्रभुता की रक्षा करें, हमारी भी तो जिम्मेदारी है। इसलिए सबसे बढ़िया क्या होगा? ऑप्शन ए संविधान, है ना, लिखा भी हुआ है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें, उसकी संस्थाएं, आदर्श, ठीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो भी है उसमें
उनका आदर करें। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी ने अगर बहुत मतलब इन 11 को पढ़ा नहीं होगा कभी भी, वो भी आंसर दे सकता है अगर वो इन शब्दों को बाकी चारों में जोड़कर देखे। तो वो शब्द कहाँ जुड़ता है? ए में जुड़ता है। और जिसने एक बार भी पढ़कर देखा होगा उसे इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सामान्य स्तर का पेपर है। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 368 के खंड 2 से, है ना, क्लॉज नंबर 2, आर्टिकल 368 क्लॉज नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में पढ़ के सुना दूं, फिर इसके बारे में कुछ बातें बतानी है, फिर इसके हम उत्तर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? जैसा कि आप जानते ही हो कि 368 जब आर्टिकल बनाया गया था उसमें केवल एक ही खंड होता था, खंड 2। बाद में 1, 3, 4, 5 जोड़े गए, 4, 5 हटाए गए, लेकिन एक ही खंड था 368(2) जिसमें यह लिखा हुआ था कि कुछ ऐसे संशोधन होंगे जो केवल संसद से संभव नहीं है बल्कि राज्य विधानमंडलों की अनुसमर्थन भी जरूरी है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचक मंडल बदलना हो, किसी यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट बनाना हो, या फिर केंद्र की या राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार करना हो, या 7वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, या खुद आर्टिकल 368 में कोई अमेंडमेंट करना हो, ऐसी स्थिति में वो किस खंड के तहत होगा? खंड 2 के तहत। और मैं आपको बता दूं, इसमें यह पूछा है कि पहली बार जो खंड 2 के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन कब किया गया। यानी कहने का मतलब यही है कि इस अनुच्छेद के अनुसार अगर कोई संशोधन हुआ हो तो उसमें राज्यों की भूमिका थी, वो पहली बार कब हुआ। अब इन्होंने ऑप्शन बड़े मजेदार दिए हैं कि पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 368 के खंड 2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें राज्यों की भूमिका भी आती है। और इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं, एक 7वें नंबर का हुआ है आर्टिकल 368 में, एक 24वें नंबर का हुआ है, एक 42वें नंबर का हुआ है, और एक 101वें नंबर का हुआ है, जीएसटी वाला, है ना। क्योंकि 7वां अमेंडमेंट के माध्यम से कुछ शब्दों का लोप किया गया था, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य पुनर्गठन कानून पास हो गया था और पार्ट ABCD के राज्य जो इसमें लिखे होंगे वो लोप हो गए होंगे और 14 राज्य जो बने थे उनका नाम जोड़ दिया गया होगा। 24वें अमेंडमेंट में खंड 1 और 3 जोड़े गए, 42 में खंड 4 और 5 जोड़े गए जो बाद में समाप्त कर दिए गए, और 101 जब GST लाया गया तो 368 खंड 2 में GST काउंसिल के लिए एक नया शब्द 279A भी जोड़ दिया था। लेकिन ये तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा पूछा है कि पहली बार किस अमेंडमेंट जो है परंतक के लिए किस में हुआ? 1, 2, 3 और 4, शुरू के 4 अमेंडमेंट में। तो देखिए हमने बहुत इस पर रिसर्च की, बहुत इसको जाना, इन चारों एक्ट को पढ़ा जो गजट में प्रकाशित होते हैं, उनसे बहुत स्पष्टीकरण तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमारी संस्था इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि इसका बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर हो सकता है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना। चूंकि अभी आयोग और स्पष्ट कर ही देगा, लेकिन हम अपने स्तर पर यह बता सकते हैं कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के माध्यम से लोकसभा की जो सीटें हैं, उस समय 500 सीटें हुआ करती थी, क्योंकि लोकसभा की सीटें 500 से 525 हुई 7वें संविधान संशोधन से, और 525 से 545 हुई 31वें संविधान संशोधन से। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं दूसरे अमेंडमेंट की, तो इस समय 500 सीटें हुआ करती थी, और लोकसभा की सीटें एक आबादी पर निश्चित हुआ करती थी, जैसे लगभग 8 लाख की आबादी। तो उस आबादी को निश्चित किया गया, उसमें कुछ संख्या घटाई और बढ़ाई गई। तो चूंकि लोकसभा की सीटें राज्यों से ही आती हैं, तो इस संदर्भ में हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि राज्यों के परंतुक, यानी राज्यों के परंतुक के तहत राज्यों का अनुसमर्थन लिया गया होगा। इसलिए इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा उत्तर हो सकता है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके अलावा
आयोग किस निष्कर्ष पर पहुंचता है वो देखने वाली बात है। और ऑफिशियली जो अमेंडमेंट 368 में हुए हैं वो कुल 4 हुए हैं, 7वें, 24वें, 42वें, 101वें, जिनमें राज्यों ने अनुसमर्थन किया है, जो ऑफिशियली हैं। इनमें से हम 2 के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो 13वें नंबर का है। लगातार पॉलिटी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात भी है कि हम लगातार इनको करते भी जा रहे हैं। 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो बड़ा साधारण सा है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 13वें नंबर का क्वेश्चन ये है कि केंद्र और राज्य, केंद्र व राज्य, आपको पता है भारत में संघीय शासन प्रणाली है, एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ राज्य सरकार भी है, यानी केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन साथ मिलकर काम करने के अलावा दोनों विवाद भी उत्पन्न होते हैं, और जब दोनों विवाद उत्पन्न होते हैं तो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अब सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, सबसे पावरफुल, एक कह सकते हैं हम शक्तिशाली न्यायालय है, और उसी के पास ये जिम्मेदारी है कि वो केंद्र राज्य जो विवाद है उनको सुलझाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कई सारे और काम करता है, मूल अधिकारों की को गारंटी देता है, लागू कराता है ना। राष्ट्रपति जब उससे परामर्श मांगता है तो 143 के तहत उसे परामर्श भी देता है, और हाई कोर्ट से जो भी केसेस आते हैं उनको सुनता भी है। इन सबको बोलते हैं अधिकारिता। एक परामर्शी अधिकारिता होती है, एक अपीली अधिकारिता होती है, और एक मूल अधिकारिता, यानी 3 अधिकारिताएं होती हैं सुप्रीम कोर्ट की। एक मूल, एक परामर्शीय और एक अपीलीय। अपील वाली वो जो मामले हाई कोर्ट से आते हैं, परामर्श वाली वो जो राष्ट्रपति 143 के तहत मांगता है, और तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता का मतलब ही है ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएं। केंद्र और राज्य के बीच विवाद है तो कोई हाई कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी उसे स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखती, ये क्षमता केवल सुप्रीम कोर्ट रखता है। और जो मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता। जो अपील के माध्यम से आते हैं उनको अपीली अधिकारिता, और जो राष्ट्रपति के थ्रू आते हैं, परामर्श मांगे जाते हैं, उनको परामर्शी अधिकारिता। इस लिहाज से इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। ए नंबर पे अपीली अधिकारिता, तो वो बिल्कुल नहीं है। दूसरे पे सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये भी नहीं, कोई सलाह नहीं मांगी जा रही है। तीसरा संवैधानिक क्षेत्राधिकार कि संविधान के तहत, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि संविधान में तो सारी अधिकारिता वर्णित है। और चौथी है मूल क्षेत्राधिकार, तो मूल क्षेत्राधिकार यानी ऑप्शन नंबर डी 13वें का सही आंसर होगा। और इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लगभग मैं ये मान के चलूंगा कि एक स्टूडेंट जो पेपर देने जाता है वो सामान्य प्रश्नों को तो हल कर ही लेता है, और अगर इसमें कहीं गलती हो रही है तो उसे अपनी स्ट्रेटजी और अपनी मेहनत दोनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये 13 नंबर के क्वेश्चन तक हो गए हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं। इसके अलावा इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद पुनः क्वेश्चन आइए 26वें नंबर पर। प्रश्न क्रमांक 26 एक और क्वेश्चन आता है, इसे आप आयोग से संबंधित ही मान लीजिए। आयोग के जो 9 क्वेश्चन है उनमें से एक है। इसमें यह पूछ लिया है कि जो आर्टिकल नंबर 338 है ये किससे संबंधित है, और इसके 4 ऑप्शन दे दिए हैं, है ना। इसमें दे दिया है नेशनल एससी कमीशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, है ना। तो पीएससी आपसे जानना चाहता है कि इन चारों में से किसका संबंध आर्टिकल 338 से है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, संबंधित है, यानी सीधी सी बात है 338 नंबर का आर्टिकल किसी न किसी एक आयोग की बात तो करता ही होगा। तो बहुत सीधी सी बात है कि यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक संस्था है ही नहीं, है ना। तो बचते हैं एससी, एसटी और ओबीसी। तो मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में 338 के तहत एससी और एसटी दोनों कमीशन थे, लेकिन संविधान में 1989 कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2003 में, और एससी और एसटी आयोग को अलग कर दिया गया। एससी आयोग को रखा गया 338 में, जो कि पहले से था भी, और 338 ए में रख दिया गया किसको, एसटी आयोग को। फिर मोदी गवर्नमेंट आती है
और 2018 में संविधान में 102वां संशोधन करती है और एक नया आर्टिकल जोड़ देती है 338 यानी 338 में एससी कमीशन, 338 में एसटी कमीशन, 338 में ओबीसी कमीशन, जो कि नेशनल लेवल के हैं। तो सीधी सी बात है, पूछा क्या है, 338 का संबंध किससे है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल है। अगर वो 338 ए पूछता तो बी हो जाता, 338 बी पूछता तो सी हो जाता, और 338 में सी है नहीं, केवल ए और बी है। ठीक है, तो ये हो गया 26वें नंबर का हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो है मैं मान के चलूंगा कि हर स्टूडेंट को उसमें दिक्कत आई होगी और आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब हम किसी आयोग को पढ़ते हैं तो हम उसके एक्ट को पूरा नहीं पढ़ सकते, और खासकर सूचना का आयोग हो तो उसके एक्ट में 94 सेक्शन है, 94 अनुच्छेद या धाराएं हैं। सबको पढ़ना ना तो प्रैक्टिकली है, ना तो व्यवहारिक है, और ना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी आंसर दिया जा सकता है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हर चीज जरूरी नहीं किताब से पढ़कर ही आए, किताब से पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते खुद अपने जीवन में लॉजिकल भी हो जाते हो। जो जितना ज्यादा मेहनत करता है, बंडे जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके लॉजिक उतने पावरफुल हो जाते हैं। वैसा ही एक क्वेश्चन आपके समक्ष में उपस्थित कर रहा हूं, जो कि आयोग ने पूछा है सेट बी में क्वेश्चन नंबर 27 पर, कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, यानी आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, उस आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। इसका सेक्शन जो 20 है, मैंने बता ही दिया है कुल 94 सेक्शन है, इसमें जो सेक्शन नंबर 20 है, 20वें नंबर का सेक्शन है, उसके तहत जुर्माना कौन लगा सकता है, यानी जुर्माना पूछा है। अब देखिए, जुर्माने के लिए उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन नंबर ये दे दिया उन्होंने कि केवल केंद्रीय सूचना आयोग, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, केवल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, केवल शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा, केवल राज्य सूचना आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। सी में दे दिया है उन्होंने दोनों, यानी कि सीआईसी व एसआईसी दोनों, यानी केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों। और फोर्थ में दे दिया है डी में हाई कोर्ट या सीआईसी या एसआईसी, यानी उच्च न्यायालय राज्य का, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य का सूचना आयोग। तो यहां देखो, एक बात तो बड़ी क्लियर है, जब भी कोई संस्था बनाई जाती है किसी काम के लिए, तो फिर कोर्ट वोट का मामला अलग हो जाता है ना। तो यहां जुर्माने लगाना है तो सीधी बात है वही संस्था लगाएगी जो बनाई गई है, तो इस लिहाज से डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो आप भी जानते हो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको समझनी थी, केवल शब्द वैसे ही बड़े खतरनाक होते हैं, जब भी केवल शब्द आए तो उनसे बचना ही चाहिए, है ना, कि केवल सीआईसी या केवल एसआईसी। देखिए, पूरे देश के लिए सूचना का आयोग है, उसको केंद्रीय सूचना आयोग बोलते हैं। हर राज्य में एक राज्य के लिए सूचना आयोग है, उसको राज्य सूचना आयोग बोलते हैं। और सीधी सी बात है, दोनों का काम क्या है, ये देखना कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को सही और स्पष्ट सूचना मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सूचना भ्रामक ना हो, झूठी ना हो, उसके लिए कोई आपसे शुल्क तो नहीं वसूल हो जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो कि सूचना देने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं, उन पर जुर्माना लगेगा। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हो कि भाई सीधी सी बात है, दोनों आयोग के पास अधिकार होगा। भाई राज्य आयोग की अपनी लिमिट होगी, राज्य तक दायरा होगा, केंद्रीय सूचना आयोग का दायरा पूरे देश भर में होगा। तो केवल शब्द तो हो ही नहीं सकता, हाई कोर्ट वाला मसला संभव नहीं है। तो बिना हम इस सेक्शन को पढ़े भी उत्तर दे सकते थे, लेकिन मैंने शुरू में क्या बोला, सिर्फ किताब पढ़ के नहीं, किताब पढ़कर पीएससी में पास होने लायक नंबर लाए जा सकते हैं। इतने क्वेश्चन वो देता है, 70-72 क्वेश्चन वो एकदम हलवे जैसे देता है, लेकिन उससे 4-5 नंबर लाके ज्यादा आप श्योर हो जाते हो कि भाई मैं अंदर हूं और अब मैं 3-4 महीने सिर्फ मेंस पे ही फोकस करूंगा, ये सोचे बिना कि रिजल्ट क्या होगा। उसमें ऐसे क्वेश्चन ठीक होना बहुत जरूरी है, और लॉजिकली आप देखोगे तो ये आंसर बिल्कुल फिट बैठता था। हालांकि लॉजिकल तब जब आपको आता ना हो, आता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस लिहाज से ये आंसर हमारा ठीक हो गया और आप सबका
आप सबने इसको ठीक से किया होगा, मैं ऐसा आपसे अपेक्षा भी करता हूं, उम्मीद भी करता हूं, है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल सा है लेकिन मजेदार है। कुछ बच्चों को परेशान किया तो कुछ बच्चों को उसने हंसा दिया। क्वेश्चन ये था कि जो हमारा सीएजी है, मैं पहले क्वेश्चन नंबर डाल दूं, क्वेश्चन नंबर 28 है सेट बी का। इसमें यह पूछा है कि जो हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, देखो सीएजी कितना फेवरेट है पीएससी का, एक ही पेपर में दूसरा क्वेश्चन आ गया, पहले छुट्टी दिलवा दी उसको, अब उससे दिलवाएंगे प्रतिवेदन, है ना। तो पीएससी हमेशा मेंस में भी आप देखिए सीएजी उसका फेवरेट है। सीएजी से क्वेश्चन नहीं आया तो क्या नहीं आया, 20 के मेंस में उसने पेपर सेकंड में सीएजी से नहीं पूछ पाया तो उसको बड़ा दुख हुआ, तो उसने पेपर 4 में पूछ लिया कि जो वॉच डॉग संस्था होती है भारत में वो कौन सी होती है, तो वो सीएजी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, सीएजी से क्वेश्चन पीएससी का पसंदीदा क्षेत्र है, पूछता ही है। तो उसने दूसरा क्वेश्चन इस पेपर में क्या पूछ लिया कि सीएजी भी तो अपना प्रतिवेदन किसी को देता होगा, सीएजी साल भर काम करता है, लेखांकन का काम करता है राज्यों के लिए, केंद्र के लिए लेखा परीक्षण और राज्यों के लिए लेखा परीक्षण का काम तो करता ही करता है। तो इतने सारे वो काम करता है तो उसकी रिपोर्ट भी तो देता होगा। प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट किसको दे अपनी, अमूमन हम जानते हैं कि भाई जो नियुक्ति करता है रिपोर्ट उसी को दी जाती है। और अभी हमने पहले बात ही कर ली है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इस लिहाज से रिपोर्ट भी वो किसको देगा, राष्ट्रपति को। लेकिन ऑप्शन देखिए मजेदार क्या थे, ऑप्शन क्या दे दिया, ए नंबर पर भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सीएजी, बी नंबर पर भारत का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, सी नंबर पर उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, और डी नंबर पे इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं मतलब, है ना। तो ये है तो सरल क्वेश्चन, राष्ट्रपति कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन अमूमन कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सरसरी निगाहों से चीज़ को देख कर जाते हैं और आखिरी में पढ़ते हैं, साल भर मेहनत नहीं करते हैं, वो यहाँ गड़बड़ कर लेते हैं, वो फिर तय कर लेते हैं कि इन तीनों में से कोई एक होगा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, जो मेहनती छात्र है, अभ्यर्थी है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं है। और कोई क्यों नहीं है, क्योंकि जो है वो तो इधर है, जो ऑप्शन में नहीं है ना। तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन 29वें नंबर का, इसी के अगला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, स्टेट पीएससी, है ना, यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग लिखा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं लिखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी एक लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग में हमेशा एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम एमपी में 7 और नॉर्मली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 315 10 सदस्य होते हैं, तो एक अध्यक्ष होगा और कुछ मेंबर होंगे, हम ये शब्द ले लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है 29वें में कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा ये अपॉइंट होते हैं। अब ये बड़ा सरल है, मैंने शुरू में बताया कि जितनी भी राज्य की संवैधानिक संस्थाएं होंगी उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और ये आर्टिकल नंबर 315 में वर्णित है राज्य लोक सेवा आयोग, तो एक संवैधानिक संस्था हुआ कि नहीं हुआ। ऑप्शन क्या दे दिए, ए नंबर पर राज्यपाल दे दिया यानी गवर्नर, बी नंबर पर दे दिया चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, सी नंबर पर दे दिया राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, और डी नंबर पर दे दिया अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष। तो मुझे बहुत स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हर राज्य लोक सेवा आयोग में, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, तमिलनाडु का हो या फिर गुजरात का हो, सब जगह उनके अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उसको नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर के पास है, राज्यपाल के पास है। हटाने की बात होती तो इनके पास अधिकार होता, लेकिन किसके पास अधिकार है, गवर्नर के पास में। यही क्वेश्चन है ना। तो हमारे यहां तक क्वेश्चन हो गए। अधिकतर क्वेश्चन हमने आयोग के देखे और कुछ क्वेश्चन हमने पॉलिटी के भी देखे।